नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका से अध्याय 1 इस जल प्रलय में का सार, और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये अध्याय रिपोर्टाज शैली में लिखा है, यानी कि इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जब बिहार प्रदेश के पटना शहर में एक प्रलयंकारी बाढ़ आई थी। उसी का वर्णन लेखक ने इस रिपोर्टाज के अंदर किया है। उन्होंने उस बाढ़ को भोगा है, उस बाढ़ को अनुभव किया है और उसके ऊपर ही उन्होंने ये पाठ लिखा है, ये अध्याय लिखा है। तो इसमें लेखक ने बाढ़ के कारण हुई त्रासदी का वर्णन किया है। बाढ़ के कारण लोगों को किस तरह की समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह पाठ इसका वर्णन करता है। लेखक ने उस छोटे बड़े हर एक क्षण का वर्णन किया है जो हमें उस त्रासदी की सटीक अनुभूति करवा सके। यह घटना पटना शहर की है जो बिहार में है। सन 1975 में पटना में एक बाढ़ आई थी और 18 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी और वहाँ पर जितने भी इलाके थे वहाँ सब पानी भर जाता है। लोग बाढ़ से बचने की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो एक तरह से लेखक ने उस पूरी जो बाढ़ की स्थिति है, लोगों का जो उसके लोगों के ऊपर जो बीती है उसका वर्णन किया है और एक सजीव चित्रण किया है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि जैसे कि हम भी उस बाढ़ को भोग रहे हैं, यानी कि हमारे सामने वो पूरा जो है वो सजीव चित्रित हो जाता है। और अब हम इसको डिटेल में सार को करेंगे। इस जल प्रलय में है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का रचित मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज है। जब सन 1975 में पटना में आई बाढ़ का वर्णन करता है लेखक, तो इस प्रकार से करता है कि इस अध्याय के शुरुआत में लेखक कहते हैं कि उनका जो गांव है लेखक का, वो एक ऐसे क्षेत्र में था जहां विशाल और परती जमीन पर सावन भादों के महीने में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित मानव और पशुओं का समूह शरण लेता था। यानी कि परती जमीन, लेखक परती जमीन का वर्णन कर रहा है यहाँ पर कि प्लेन जमीन है, वहाँ पर जिस ऐसी जगह था लेखक का गांव, जब चारों तरफ से बाढ़ आ जाती थी तो लेखक का जो गांव था वो थोड़ी ऊंचाई पर था। वहाँ इतना पानी बाढ़ का ज़्यादा नहीं होता था। तो वहाँ पर क्या करते थे, चारों तरफ जो कोसी, पनार, महानंदा, गंगा, ये नदियों के नाम हैं। इन नदियों में जो बाढ़ आ जाती थी तो उन बाढ़ से पीड़ित जो लोग होते थे और जो जितने भी पशु होते थे वो लेखक की जो गांव की ज़मीन है वहाँ पर शरण लेते थे बचने के लिए। उन्हें देखने से ही उस क्षेत्र में आई बाढ़ के भयंकर रूप का अनुमान हो जाता था। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर, जानवर वगैरह इकट्ठे हो जाते थे कि लेखक को अनुमान हो जाता था कि वहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आई है। अब वहाँ पर परती जमीन थी तो लेखक को तैरना तो आता नहीं था, लेकिन जो 10 वर्ष की आयु में ही वो बॉय स्काउट, स्वयं सेवक आदि के रूप में बाढ़ पीड़ितों की सहायता करता रहा है। यानी कि वो बचपन से ही लोगों की सेवा में लगा रहता था। जो बाढ़ पीड़ित आते थे उनको जैसे खाना पहुंचाना, दवाइयाँ वगैरह, इस तरह से उनकी सहायता करना, ये सब काम लेखक करता रहता था। हाई स्कूल में जब लेखक पढ़ते थे तो उन्होंने एक लेख लिखा था बाढ़ के ऊपर। उन्हें उसके लिए प्रथम पुरस्कार मिला था। और लेखक ने अपने जो धर्मयुग में कथा दशक, जय गंगा, डायन, कोसी, हड्डियों का प्रलय आदि अपनी रचनाओं में
बाढ़ की विनाश लीलाओं के वर्णन किए हैं। यानी कि ये सब रचनाएं हैं उनकी, और जितनी भी रचनाएं हैं उसमें उन्होंने बाढ़ के बारे में वर्णन किया है। और ये अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं ये भी उसी के बारे में है। सन 1967 में जब पटना में 18 घंटे लगातार वर्षा होती रही, यानी कि 18 घंटे 1967 में जब वर्षा हुई तो 18 घंटे में अगर वर्षा लगातार होती रही तो बाढ़ जैसे हालात हो ही जाते हैं। अब बाढ़ कब आती है? या तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, या फिर जो बांध वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं। तो कई कारण होते हैं बाढ़ आने के। तो वहाँ पर बाढ़ आने का क्या कारण था? ज़्यादा वहाँ पर बहुत नदियाँ भी थी जो बहुत ज़्यादा भर जाती थी, बारिश भी बहुत हुई थी, तो बारिश के कारण वहाँ पर ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी। तो एक शहरी आदमी की हैसियत से लेखक ने भी इस बाढ़ की विभीषिका को झेला था। यानी कि शहर में लेखक रहता था वहाँ पर, तो लेखक को भी उसका अनुभव हुआ। अब पटना का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो छाती भर तक पानी में डूब गया, यानी कि गर्दन से नीचे नीचे सब पानी इतनी ऊंचाई तक आ गया था। अब घर में जो खाने पीने की जो सामग्री है वो लोग समेटने लगे और बाढ़ के उतरने की, यानी बाढ़ का पानी कुछ कम हो उसके वो इंतज़ार करने लगे सब। तो सुबह लेखक ने सुना कि राजभवन मुख्यमंत्री निवास में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, यानी कि ये जगह थी वहाँ पर भी पानी आ गया है। दोपहर को लेखक को पता चला कि गोलघर में भी पानी घुस गया है। गोलघर एक जगह का नाम था, वहाँ पर जो भी आवाज़ की जाती थी वहाँ पर आवाज़ गूंजने लग जाती थी, यानी एक बार कुछ बोला जाता था वो दोबारा वापस गूंजकर उसकी आवाज़ आती थी। 5:30 बजे लेखक अपने मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर कॉफ़ी हाउस तक बाढ़ के पानी की दशा देखने निकल पड़ा। यानी कि लेखक ने अपने मित्र को साथ लिया, साथ में उनके बैठे रिक्शा में और देखने चले गए भी बाढ़ का पानी की स्थिति क्या है, कहाँ तक है। अब अन्य लोग भी जो है वो भी अपने वाहनों पर बैठ कर निकल पड़े बाढ़ का पानी देखने के लिए। अब सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी, यानी कि जानने की एक ही इच्छा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है, यानी पानी कहाँ तक पहुँच गया है, वो सब जो लोग हैं जानना चाहते थे। अब जब लोगों से बातचीत की गई तो ये पता चला कि बाढ़ का पानी है वो फ्रेजर रोड, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, विमेंस कॉलेज तक पहुंच गया था। ये सब जगह के नाम हैं जहां पर पानी पहुंच चुका था। कॉफ़ी हाउस बंद था और पानी तेजी से कॉफ़ी हाउस की तरफ बढ़ रहा था। अब लेखक अपनी रिक्शा मुड़वाते हैं, वो मुड़वाकर अप्सरा सिनेमा हॉल से गांधी मैदान की ओर से निकलने लगे। तो गांधी मैदान में देखते हैं वहाँ भी पानी भर चुका था बाढ़ का। अब शाम के 7:30 बज चुके थे। तो उस समय पटना का जो आकाशवाणी केंद्र है वहाँ से घोषणा की गई, यानी कि न्यूज़ में आया आकाशवाणी केंद्र से कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है, यानी कि आकाशवाणी में भी वहां पानी पहुंच गया था। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकानों पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उसके मित्रों के चेहरों पर उदासी थी। यानी कि पान की दुकानों पर लोग खड़े थे, आपस में बातें किए जा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बाढ़ से दुखी है, किसी को बाढ़ का भय है कि जान भी जा सकती है, ऐसा किसी के चेहरे से नहीं लग रहा था। लेकिन जो लेखक है उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे और उसके मित्र के चेहरे पर भी, यानी वही दो ऐसे लग रहे थे कि जिनको डर था। अब कुछ लोग तो खाली समय का फ़ायदा उठाने में कि ताश ही खेल ली जाए, तो ताश खेलने की तैयारी में लग रहे थे। अब राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्र पत्रिकाएं बिक रही थी, यानी वहाँ पर चौराहे के ऊपर पत्र पत्रिकाएं बेचते थे, तो वहाँ पर वैसे ही पहले की तरह ही वहाँ बिक रही थी। अब लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर और अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ जाता है। वहाँ से खरीदता है, भाई बाढ़ में बाहर तो जा नहीं सकते, तो कुछ पत्र पत्रिकाएं ही खरीद लेता हूँ और घर जाकर पढ़ूंगा, ये लेखक ये सोचता है। अब वो अपने फ्लैट पर आ जाता है। अब वहाँ
से उसे आवाज़ सुनाई देती है, जो जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउड स्पीकर पर घोषणा की जाती है कि बाढ़ से संबंधित जो भी घटनाएं थी, जो भी बातें थी वो बताई जाती हैं। सबको सावधान रहने के लिए कहा जाता है कि कोई घरों से बाहर न निकले, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इकट्ठा कर लें। इस तरह की घोषणा की जा रही थी। अब लेखक अपनी पत्नी से पूछता है कि गैस की स्थिति, यानी कि गैस जो रसोई घर में गैस का सिलेंडर होता है उसके बारे में पूछता है लेखक। तो बताती है कि फ़िलहाल बहुत है, यानी कि जो रसोई में गैस बहुत है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन बाढ़ का पानी के डर से लोग सो नहीं पा रहे थे, लेखक को नींद नहीं आ रही थी। अब लेखक को सन 1947 में, यानी कि पहले की वो याद करने लग जाते हैं कि 1947 में मनिहारी क्षेत्र में वो अपने गुरुजी के साथ गंगा की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में नाव पर जाने की उनको याद आती है कि वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपने गुरुजी के साथ जाते हैं मनिहारी क्षेत्र के अंदर, जहाँ पानी ही पानी होता है। तो चारों तरफ पानी था, तो वो एक द्वीप पर, टापू पर जो होता है, जहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन होती है, वहाँ पर वो उतरते हैं। तो गुरुजी उसे सावधान कर देते हैं, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर क्या जंगली जानवर या कुछ इस तरह के मिल जाए, पता नहीं वहाँ पहले से ही मौजूद लोग कुछ मांग न बैठे। तो उनको इस तरह की बातें होती कि वहाँ पर कुछ और भी लोग होते हैं जो सहायता मांगे, उनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा देने के लिए। तो इसके बाद लेखक को सन 1949 में, यानी 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे, वापसी थाने के बाढ़ से घिरे उस गांव की याद आती है। यानी कि एक और बाढ़ की याद आती है लेखक को, क्योंकि ज़्यादातर रचनाओं में भी उन्होंने बाढ़ का ही वर्णन किया है। तो याद आती है, तो वो सोचते हैं कि उनकी सहायता के लिए नौका पर डॉक्टर भी थे, गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। तो वहां पर एक बीमार नौजवान अपने साथ अपना कुत्ता भी ले जाना चाहता था। अब लेकर एक घटना बता रहा है कि 1949 की बाढ़ का वर्णन कर रहा है, जब महानंदा में नदी में बाढ़ आई थी। तो वो वहाँ पर एक सहायता के लिए गया था, तो वहाँ पर नाव पर डॉक्टर भी मौजूद थे। तो एक बीमार युवक को नाव पर चढ़ाया जाता है, तो वो कहता है कि मैं अपने कुत्ते को भी साथ लेकर जाऊंगा, और वो वापस नाव से उतर जाता है। अब उसका कुत्ता भी उस नाव से उतर जाता है कि ऐसा लग रहा हो कि वो अपने मालिक की भाषा को समझ रहा है कि कुत्ता नहीं गया तो वह भी नहीं जाएगा, कुत्ता कहता है कि मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार से परमान नदी की बाढ़ में जो मुसहरी जाति के लोग हैं, वहाँ पर आदिवासी जाति थे मुसहरी, जो दोने पत्तल वगैरह बनाते हैं। आपने देखा होगा दोने पत्तल, बड़े बड़े पत्तों से पतले बनाते हैं पहले खाने के लिए। आजकल तो डिस्पोजेबल चीज़ें आ चुकी है, थर्मोकोल की बनती हैं, तो वो भी डिस्पोजेबल थी, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल थी, यानी कि वो ऐसी चीज़ नहीं थी जो नष्ट ना हो सके। तो पत्तों से बनती थी वो, सुखाकर उनको। तो दोने पत्तल बनाने वाली वो जाति थी मुसहरी जाति। तो वे उनमें बाढ़ पीड़ितों के लिए वो राहत सामग्री बांटने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वो लोग भूखे प्यासे थे, लेकिन फिर भी वो खुश थे, अपनी खुशी में नाच गा रहे थे। यानी कि वहाँ पर वो बलवाही नृत्य कर रहे थे। बलवाही उनकी जो नृत्य है, नाच है, उसका नाम था। और इसके बाद लेखक को एक और बाढ़ की याद आती है। 1937 में सिवरनवरी शंकरपुर बाढ़ की याद आती है, जहाँ पर गांव के जो लोग हैं वो नाव के अभाव में केले के पौधों का भेला बनाकर काम चला रहे थे। यानी केले के पौधों को काटकर वो नाव की तरह बनाकर उससे काम चला रहे थे। और जो जमींदार का लड़का है वो नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जल विहार कर रहा था, और गांव के नौजवानों ने उससे नाव छीन ली थी। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें लेखक को याद आ रही हैं। अब फिर से लेखक वर्तमान में आ जाता है 1967 में, जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया। तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्किट आदि लेकर जल विहार करने निकल पड़े। यानी कि वो एक तरह से पिकनिक के मूड में थे, और पिकनिक मनाने के लिए वो निकल पड़ते हैं। और वो एक ट्रांजिस्टर भी चला देते हैं उस पर, जिसमें गाना बज रहा था,
हवा में उड़ता जाए। तो इस तरह का गाना बज रहा था। जैसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंचती है तो जो ब्लॉकों की छतों पर जो खड़े लड़के हैं उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर देते हैं, यानी कि उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और वे दुम दबाकर भाग जाते हैं वहाँ से। यानी कि रात के 2:30 बज गए थे। अब पानी अभी तक वहाँ नहीं आया था। उसे लगता था कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया हो, यानी कि लेखक सोच रहे थे शायद वो जो किनारा टूटा हुआ था वहाँ से ठीक कर दिया हो, पानी वहाँ से नहीं आएगा। अब जितने भी ब्लॉक थे वहाँ पर, जितने भी रहने वाले थे वहाँ पर सोए नहीं थे, क्योंकि जो फ्लैट है उनकी रोशनियाँ कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। अब लोगों को ये चिंता तो थी ही कि बाढ़ का पानी घरों में घुस सकता है। बार बार जो जानवर है, कुत्ते हैं वहाँ पर, वो भौंक रहे थे। अब लेखक को अपने सगे संबंधियों की याद आ जाती है, अपने रिश्तेदारों की याद आती है जो पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड आदि क्षेत्रों में जल से घिरे हुए रह रहे थे। यानी कि लेखक का जो एरिया था वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, लेकिन जो लेखक के रिश्तेदार दूसरी जगह पर रहते थे वहाँ पर वो पानी से घिर चुके थे। अब वे उन्हें टेलीफोन पर पूछना चाहते थे, लेकिन टेलीफोन बाढ़ की वजह से सारी लाइनें कटी हुई थी, तो टेलीफोन भी डेड पड़ा था। और अब लेखक बिस्तर पर ही करवटें बदलता रहता है, उसको नींद तो आती नहीं है। अब फिर से वो याद करता है कि पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना के चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी उस गाय की याद आती है। अब एक याद आती है कि एक बार बाढ़ में एक गाय है फंस गई थी जो गर्भिणी थी, यानी कि उसकी वो निरीह दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी। अब यह आंखें बंद करके उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड देखता है जो कभी काले हो जाते हैं, उसे झकझोर कर जगा दिया जाता है। अब सुबह के 5:30 बजे रहे थे। वह उठकर देखता है कि पश्चिम की ओर से थाने के सामने सड़क पर झाग फेन लिए हुए बाढ़ का पानी आ रहा था। यानी कि वो, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी, उसको कभी भेड़ों के झुंड, कभी काले, कभी इस तरह से सपने में दिखाई देते हैं। कभी आंख बंद करता है तो अजीब सा लगता है, क्योंकि उसको नींद तो अच्छी प्रकार से आ नहीं रही थी। तो सुबह 5 बजे वो उठते थे, देखते हैं कि सामने से झाग फेन लिए हुए बाढ़ का पानी आ रहा है, यानी कि तेजी से आ रहा है। तो झाग दिखाई दे रहे थे उसमें। अब उसे साथ में बच्चों का शोर भी सुनाई दे रहा था। साथ में वो सोचता है अब इतनी बाढ़ में बच्चे क्या कर रहे हैं। यह शोर बच्चों का न होकर किसका था? मोड़ पर पानी के उछलने की आवाज़ थी, क्योंकि वहाँ पर बड़ा मोड़ था तो मुड़ते हुए वहाँ पर पानी उछल रहा था। तो लेखक को लगा शायद बच्चे शोर मचाते आ रहे हैं, जबकि वो पानी की आवाज़ थी। अब पानी का जो पहला रेला है, यानी पहला स्टॉक है, वो ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पीछे आया। फिर ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान के बाईं तरफ लहरें पहुंच गई, यानी कि वहां तक भी पानी पहुंच चुका था। अब लेखक दौड़कर छत पर चला जाता है। चारों ओर पानी ही पानी की आवाज़ आती है। अब सामने वो फुटपाथ था, उस फुटपाथ पार करके पानी अब तेजी से लेखक के फ्लैट के नीचे पीछे बहने लगा। गोलंबर के पार्क के चारों ओर भी पानी था। पानी बहुत तेज गति से चढ़ रहा था, यानी बढ़ रहा था ऊपर की ओर। और लेखक के घर के सामने की दीवारों की ईंटें हैं वो धीरे धीरे उसमें डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा और ताड़ के पेड़ का तना भी डूब रहा था। लेखक सोचता है कि यदि उसके पास मूवी कैमरा और टेप रिकॉर्डर होता तो वह ही सारा दृश्य फिल्मा लेता। यानी कि लेखक सोच रहा है अगर उसके पास मूवी कैमरा होता है तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता इस दृश्य को, टेप रिकॉर्डर होता तो आवाज़ को कैद कर लेता। क्योंकि लेखक तो बाढ़ को बचपन से ही देखता है, लेकिन पानी का इस तरह आना उसने कभी नहीं देखा था। यानी कि बाढ़ देखता आ रहा है, लेकिन इस तरह वो पानी का आना उसने नहीं देखा था। अब धीरे धीरे जो गोल पार्क है वो भी पानी में डूब जाता है। अब उसके चारों ओर पानी ही पानी था। वह बार बार यही सोचता जा रहा था कि काश उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर होता, कलम होती, पर उसकी तो कलम भी चोरी हो गई थी। वह सोचता है कि अच्छा है कि आज उसके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि वो सोचने लग जाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास कुछ होता तो वो इस तरह का अनुभव नहीं कर पाता। क्योंकि वो सोचता है कि कलम उसकी चोरी हो गई है तो वो कुछ लिख भी नहीं पाता है, और
अगर वो इन चक्करों में पड़ जाता तो शायद बाढ़ का जो सजीव दृश्य उसने देखा था वो अच्छी प्रकार से नहीं देख पाता, और वो जो उस तरह की विभीषिका है उसके बारे में वो वर्णन नहीं कर पाता। शायद वो उसको केवल रिकॉर्ड करने में या उस समय अगर लिखने में ही लगा रहता। तो ये आपको इसका सार अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। आप इसको अध्याय को बुक से भी पढ़िए ताकि आपको और अच्छी प्रकार से इसका समझ आ जाए।